हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द एजुकेशन फैकल्टी में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे समान अध्ययन श्रृंखला भाग 38 के बारे में। अगर हम 38 भाग के बारे में बात करें यानी कि 37 भाग तक तो पहले कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस जीएस श्रृंखला के आप देखेंगे कि जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं, जितनी व्याख्या की जाती हैं, वो आप लोगों को प्रत्येक एग्ज़ाम में काम करेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से सोच कर देखिए कि ये जीएस श्रृंखला में जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं वो किस प्रकार से एक एग्ज़ाम के पार्टिकुलर एक बिंदु को लेकर चलते हैं हम लोग। और अभी आप देखेंगे कि जो बिहार पीसीएस का पेपर हुआ था तो उसमें बहुत सारे प्रश्न फंसे थे। और जो अब हम लोग जीएस श्रृंखला लेकर चल रहे हैं वो समीक्षा अधिकारी को, स्पेशली समीक्षा अधिकारी 4 फरवरी को डेट है समीक्षा अधिकारी। ठीक है, यूपी आरओ एआरओ का जो डेट है आप देखेंगे यूपी आरओ एआरओ। ठीक, ये अब देखेंगे कि फॉर्म भरा रहा है 9 तारीख को, शायद लास्ट डेट है 9 नवंबर को। ठीक, और जो एग्ज़ाम डेट है 4 फरवरी 2024 को इसका एग्ज़ाम डेट है, परीक्षा की तिथि है ये। ठीक, एक कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए कि किस 4 फरवरी, आज का अक्टूबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है। ठीक, और फरवरी में पेपर है। कितने महीने बचे, कितने महीने हुए? अक्टूबर 2 महीना, ये 2 महीना, ये कुल 4 मंथ हम लोगों के पास है। ठीक है, 4 महीने हम लोगों के पास है। और इन 4 महीनों में अगर हम बात करें तो 4 महीने में कुल कितने दिन होते हैं? 120 दिन। अगर हम एक व्यवस्थित रूप से मान के चलिए तो 4 महीने में 120 दिन होते हैं। 3 चौके 12, 120 दिन होते हैं। ठीक है, हम लोगों के पास 120 दिन का समय है। अगर 120 दिन में अगर हम मान के चलिए कि अगर 120 दिन में अगर हमने 100 जीएस कैप्सूल, 100 जीएस श्रृंखला बना लिए, 100 जीएस सीरीज बना लिए। ठीक है, 100 जीएस सीरीज अगर बना लेते हैं 120 दिन में, तो अगर इस 100 प्रश्न में, 100 जीएस श्रृंखला में अगर 10 प्रश्न भी हैं, 10 प्रश्न भी हैं, तो कुल कितने प्रश्न हो गए? टोटल कुल 100 जीएस श्रृंखला मिलाकर 10 प्रश्न हो गए, तो ये 1000 प्रश्न हो गए। ठीक है, ये 1000 प्रश्न हो गए। ठीक है, 1000 प्रश्न हो गए। और इन 1000 प्रश्नों में 4 ऑप्शन होते हैं। कितने होते हैं? 4 ऑप्शन। ठीक है, कितने ऑप्शन होते हैं? 4 ऑप्शन होते हैं। और इन चारों ऑप्शनों का जो व्याख्या हमने किया तो 4 प्रश्न ये बन गए, 4 व्याख्या ये हो गए, तो ये कुल कितने प्रश्न हो गए? लगभग में 4000 प्रश्न। ठीक है, तो यानी कि हम लोगों के 4000 प्रश्न जीएस के कंप्लीट हो जाएंगे। कब तक? फरवरी माह तक। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट अगर आप लेकर चलेंगे तो इस तरह से सोचिए कि जब हम लोगों का यूपी आरओ एआरओ का एग्ज़ाम होगा तो उस समय हम लोगों के पास कितने प्रश्नों का संकलन होगा? 4000 प्रश्नों का संकलन होगा। और ये 4000 प्रश्न किससे होंगे? हिस्ट्री से होंगे, जियोग्राफी से होंगे, पॉलिटिकल साइंस से होंगे, इकोनॉमिक्स से होंगे, विविध से होंगे। ठीक, तो इससे ये सारे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो क्या आप देखेंगे कि इस तरह से 4000 प्रश्नों का श्रृंखला अगर आप लोगों के पास है तो आरओ में आप देखेंगे कि 70 से 80% प्रश्न जो हैं आप लोगों के यही से निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, अगर जीएस श्रृंखला को हम लोग जिस प्रकार से तैयार किया जा रहा है वहाँ पर आप देखेंगे कि जो चीज़ें देखने को मिल रही थी वो आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और यूपी लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें, यूपी पीएससी की अगर हम बात करें, और इसके जो प्रश्न हैं रिपीटेड आते हैं। ठीक है, या तो आप यूपी पीसीएस मान लीजिए या यूपी आरओ एआरओ मान लीजिए, दोनों के प्रश्न लगभग में 70% 80% प्रश्न जो हैं लगभग में एक ही क्राइटेरिया से होकर आते हैं। और 20% के लगभग में जो प्रश्न होते हैं वो थोड़े आपके बाहरी किस्म के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो अगर हम उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं तो हम लोगों का जो सिलेक्शन है समीक्षा अधिकारी में, आरओ एआरओ में सिलेक्शन की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को 70 से 80% के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम आप लोग को कहते हैं कि इस समान अध्ययन श्रृंखला से आप लोग नोट्स बनाते रहिए। और जो नोट्स बनाएंगे वो आप लोगों को बहुत ही, आप लोगों को किसी भी प्रत्येक एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा, और स्पेशली जो आरओ एआरओ को उसको लेकर हम लोग चल रहे हैं कि फरवरी तक हम लोग आरओ एआरओ की तैयारी 80% 90% तक कर लें कि एकदम बेहतरीन तरीके से कि वो प्री तो क्वालिफाई हो ही जाए।
ठीक है, फर्स्ट पेपर जो है वो क्वालिफाई हो जाए। बचता है हिंदी का सेक्शन जो है, हिंदी की क्लासेज चल रही हैं, बहुत सारी हो चुकी हैं हिंदी की क्लासेज, और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको भी हम लोग कंप्लीट करा देंगे। तो उसको भी आप लोग अगर देखेंगे तो वो भी चीज़ें हिंदी का भी वहाँ पर चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो फरवरी तक हम लोगों के पास 4000 के प्रश्न हो जाएंगे लगभग में। तो 4000 से हम मान चल दिए गए, अगर हम आप लोग सहयोग प्रदान करेंगे तो हम आपको मान चलिए कि 38 श्रृंखला हो जाएगा आज। तो इस तरह से आप सोच कर देखिए कि जितने भी 38 में जितने भी प्रश्न बनाए गए, यानी कि कुल मिलाकर जो फरवरी आएगा तो आप लोगों के पास 7 से 8000 प्रश्नों का एक श्रृंखला बनकर तैयार होगा। और आप लोगों के दिमाग में कम से कम, आप लोगों के दिमाग में कम से कम 2 से 3000 के लगभग में प्रश्न, 1500 2000 प्रश्न जो हैं आप लोगों के दिमाग में फिट रहेंगे जी श्रृंखला के। और जितने भी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी प्रश्न रहेंगे आप लोगों के दिमाग में रहेंगे, तो वो आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट, इस तरह से पढ़ाई को अगर आप लोगों को लेकर चल रहे हैं तो आप लोग अपने पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो आप लोग इस श्रृंखला से नोट्स बनाते रहिए और अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन सही तरीके से करिए। तो चलिए हम बात करते हैं इस श्रृंखला के पहले प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विधेयक, ठीक है, कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा है, तो आप लोग सिर्फ ये सोचिए कि कौन सा विधेयक है जो राज्यसभा में सीधे डायरेक्ट नहीं ले जाया जा सकता। ठीक है, तो यानी कि अगर राज्यसभा में डायरेक्ट नहीं लिया जाया जा सकता है तो कहाँ ले जा सकता है, वो है आपका लोकसभा में। तो लोकसभा में जो पहली बार जो विधेयक आएगा वो कौन सा विधेयक है, वो है आपका धन विधेयक। ठीक है, धन विधेयक को हम सिर्फ केवल लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं। और कौन सा अनुच्छेद है, 109। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 109 कहता है कि धन विधेयक 109 धन विधेयक केवल राज्य लोकसभा में केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक, तो इस तरह से आप लोग लिखते जाइए, प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक है, और मान चाहिए साधारण विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, राज्य पुनर्गठन विधेयक, ये विधेयक जो है आपके राज्यसभा लोकसभा दोनों में से किसी में भी पहली बार ले जाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन धन विधेयक जो है वो आपका सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद है, वो है आपका अनुच्छेद 109। ठीक, और अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के बारे में प्रस्तावित किया जा सकता है, और अनुच्छेद 110 में आप लोगों का धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए और अपने नोट्स को एकदम बेहतरीन तरीके से बनाइए। और जो लोग नए हैं चैनल पर, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम लोग भी मोटिवेट हो जाएं। और फिर उसके बाद जो लोग पुराने हैं वो लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर और भी चीज़ें आप लोगों को लेकर आएंगे। ठीक है, और आप देखेंगे कि जो हम लोगों के चैनल पे जो टाइम टेबल बनाया गया है, तो वो आप देखेंगे कि सुबह में कभी 10 बजे से पहले आप लोगों को जीएस श्रृंखला मिल जा रहा है। आप लोग इस तरह से लिख लीजिए, हम यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बना दे रहे हैं, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि किस समय पर क्या चीज़ें हम लोग लेकर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 चीज़ें आप लोगों को मिलती हैं सुबह। मान चलिए कि 10 बजे से पहले सुबह में हम यहाँ पर मॉर्निंग लिख दे रहे हैं, एम लिख दे रहे हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा। मॉर्निंग में 10 बजे से पहले 10 बजे से पहले आप लोगों को मिल जाता है जीएस सीरीज। ठीक है, और फिर उसके बाद शाम में यानी कि इवनिंग 6 बजे आप लोगों को संविधान कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन की एक लेक्चर मिल जाता है। फिर शाम में ही, इवनिंग में ही आप देखेंगे कि ये 6 बजे से मिल जाता है, 5 से 6 के बीच में मिल जाता है। और फिर इसको आप देखेंगे कि एक मिलता है आपको 7 से 8 के बीच में।
7 से 8 बजे आप लोगों को मिल जाता है रीजनिंग का, वो इसमें मिल रहा है रीजनिंग। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते रहिए। फिर रात में 9 से 10 बजे आप लोगों को एनसीईआरटी मिल जाती है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें आप लोगों को मिल रही हैं, तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, और हम नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए और अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से करिए, तभी आप लोगों को पढ़ाई सफल होगा। नहीं तो फिर पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। और भी क्लासेज हम लोग लेकर आएंगे, अभी थोड़ी सी समस्याएं चल रही हैं, हर एक चीज़ को हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से लेकर आएंगे। बस आप लोग सहयोग प्रदान करते रहिए, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर और भी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद है आप बताइए। एक बार हमने कल के लेक्चर में बताया था, तो कौन सा अनुच्छेद है? वो है होगा 249। अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि अगर राज्यसभा में अगर कोई विधेयक है, तो राज्यसभा अगर कोई कानून बनाना चाहती है राज्य सूची पर, तो वो अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित विधेयक को कानून बना सकती है। ठीक है, 2/3 बहुमत से पारित करके वो कानून बना सकती है राज्य सूची पर राज्यसभा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कि अनुच्छेद 249 जो है राज्यसभा को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करती है। अगर हम अनुच्छेद 75 की अगर बात करें, अनुच्छेद 75 में क्या बात किया गया है? ये मंत्री परिषद से संबंधित है। ठीक है, मंत्री परिषद से संबंधित है। ठीक है, अगर अनुच्छेद 352 की बात करें हम, ये राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, फिर अनुच्छेद 14 की अगर हम बात करें, ये विधि के समक्ष समता। ठीक है, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात करता है, और विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। ठीक, विधि के समक्ष समता की जो शब्द है ये आपका है ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, ये सारी चीज़ें लोग नोट डाउन कर लीजिए, ब्रिटेन के संविधान से, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है। और विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण की बात जो किया गया है ये अमेरिका के संविधान से है। ठीक है, यूएसए के संविधान से है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को पता चला कि अनुच्छेद 249 जो है राज्यसभा को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? ठीक है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? नए अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने में, संविधान संशोधन करने में, सरकार को हटाने में, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने में। ठीक, तो ये आपका कॉन्सेप्ट पर आधारित कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है कि आप लोग सोचिए कि नई अखिल भारतीय सेवाएं कौन गठित करता है? ये राज्यसभा से निकल कर आती है। ठीक, ये राज्यसभा से नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने में राज्यसभा के अनन्य अधिकार हैं। ठीक है, वो अपने 2/3 बहुमत से कोई भी विधेयक पास कराकर वो अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। संविधान संशोधन करने में ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों करती हैं। ठीक है, सरकार को हटाने में अगर हम बात करें तो जो सरकार है वो मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद ही तो सरकार है भारत में। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और इसीलिए आप देखेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव जो है सरकार के खिलाफ लोकसभा में ही लेकर आया जाता है।
तो यहाँ पर भी राज्यसभा के कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सरकार ही आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो राज्यसभा का वहाँ पर कोई महत्व नहीं है। कटौती प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो ये भी आपका लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है वो आप लोग का राज्यसभा लोकसभा के दोनों में एक ही समान है, क्योंकि दोनों में बहुमत से जो संविधान संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें अगर आप लोग सोचेंगे समझेंगे तो जो प्रश्न है आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, कुरान खां किसे बोला जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, बलबन। अब कुरान खां की बात किया जाए तो रजिया सुल्तान तो ऐसे ही हटा दीजिए, बलबन को बुला ही नहीं गया है, बलबन को उलूग खां को उपाधि दी गई थी। ठीक है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, बलबन को उलूग खां बोला जाता था, उलूग खां। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो इनके बारे में तो बहुत ही ज़्यादा बात करने वाली चीज़ें हैं, तो इनके बारे में लोग पढ़ेंगे, बात करेंगे, ऐसे नहीं बात करेंगे क्योंकि इस श्रृंखला में बात करने लायक ये नहीं है। आप लोग ये जानिए कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि एक बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान था ये। ठीक है, लेकिन इसने अपने जीवन में जितनी भी चीज़ें की वो असफल ही सिद्ध हुई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को देखेंगे कि कुरान खां बोला जाता है। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख दें कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन था? ये भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, किसका? गुलाम वंश। और गुलाम वंश का जो समय काल है ये आपका 1206 से 1290 है। ठीक है, 1206 से 1290 तक इसका समय काल है। तो इसमें आप देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, फिर इल्तुतमिश हुआ, रजिया सुल्तान हुआ, रजिया सुल्तान हुई, फिर उसके बाद बलबन हुआ, इसी वंश के संस्थापक है। 1266 से लेकर 1286-82 के लगभग में तो आपका बलबन शासन करता है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करें, उपलब्धियों के बारे में अगर हम बात करें तो इसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। और कैसे ये शासक बना? मोहम्मद गोरी जब मृत्यु होती है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु जब हो जाती है तो सिंध के जो तुर्क मुसलमान थे, सिंध में जो मुसलमान बसे हुए थे, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ पर बुलाया और उसको वहाँ पर शासन करने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। फिर इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इस्लाम मस्जिद। ठीक, ये कहाँ है? ये दिल्ली में है। ठीक, ये भी कहाँ है? ये भी दिल्ली में है। और ये जो मस्जिद है ना, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है आपका, ये कुतुब मीनार के ही क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो बनवाया था इसने 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक, ये भी क्या है? एक मस्जिद है। ये भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ये मस्जिद है। और ये कहाँ पर है? अजमेर। ठीक है, ये अजमेर में है। अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप नोट करिए। और इसको बोला जाता है लाख बख्श, लाख बख्श इसको बोला जाता है। भारत के धन पर ये लोग उड़े हैं। ठीक है, तो ये जब भारत में आया, शासन किया, 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया। इसको मामलुक वंश भी बोला जाता है। कौन सा वंश बोला जाता है? ममलूक वंश। ममलूक वंश भी गुलाम वंश को बोला जाता है। ठीक है, तो जब ये भारत में आया तो इसको बहुत ही धन संपदा मिला कि ये लाखों का दान करने लगा।
ठीक है, जब लाखों का दान करने लगा तो उसके लाखों के दान करने के लिए लाख बख्श उसका नाम पड़ा था। लाखों को दान करने के लिए लाख बख्श नाम पड़ा। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बचपन से ये कुरान की जो चीज़ें हैं, कुरान के जो श्लोक हैं, कुरान की जो बातें हैं, हदीस की जो बातें हैं, ठीक है, शरीयत और हदीस की बातें जो हैं उसको ये एक लय में गाता था, इसीलिए इसका नाम कुरान खां बोला गया। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें आप लोग याद रखिएगा और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता चली और नोट डाउन आप लोग करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में किस शासक ने नियमित सिक्के चलवाए? ठीक है, क्या चलवाए? नियमित सिक्के चलवाए थे। तो कौन से शासक हैं? आप देखेंगे कि प्रारंभिक शासक जो हैं वही चलवाए थे। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आपका मध्य में आया ही नहीं, दिल्ली में आया ही नहीं था। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने नियमित सिक्के चलवाए थे और इल्तुतमिश की जो राजधानी बनी, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी तो लाहौर थी लेकिन इल्तुतमिश की राजधानी दिल्ली थी। ठीक है, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ये आपका 1210 में लगभग में बैठता है, 1236-37 तक लगभग में रहता है। ठीक है, इसका समय काल आप लोग चेक कर लीजिएगा, 1210 से 1236-37 के लगभग में यह रहता है। और इल्तुतमिश ने आप देखेंगे कि नियमित सिक्के चलवाए थे, नियमित सिक्के चलवाए थे। और इसने कौन सा? तांबे का जीतल, तांबे का जीतल व चांदी का टंका, चांदी का टंका चलवाया था। ठीक, इसने और क्या करवाया? तुर्क ए चहलगानी, तुर्क ए चहलगानी। इसमें 40 सरदार होते थे। ठीक है, ये एक संस्था थी। ठीक, इसमें 40 सरदार होते थे। फिर इसने अब देखिए इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ करवाया। इक्ता के बारे में हम लोग बात करेंगे जब इतिहास पढ़ा जाएगा, तब पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में आएगा सेकेंड पुस्तक में इक्ता व्यवस्था। ठीक, तो इतने काम कराया। और फिर इसके शासनकाल में आप देखेंगे कि मंगोल शासक, मंगोल आक्रमणकारी, चंगेज खां का आक्रमण हुआ, चंगेज खां। और यह क्यों आया था? क्योंकि आप देखेंगे कि जो ख्वारिज़्म शाह का लड़का था, उत्तराधिकारी, ख्वारिज़्म शाह गजनी का जो मंगोल का था, तो मंगोल के गजनी का शाह था ख्वारिज़्म शाह, उसका उत्तराधिकारी था मंगबरनी। मंगबरनी भागकर सिंध तक आ गया था। ठीक है, भारत में सिंध तक आ गया, तो उसको पीछा करते करते चंगेज खां जो है सिंध तक आ गया और उसने इल्तुतमिश को आदेश दिया कि उसने वो मंगबरनी की मदद नहीं करेगा। ठीक, जब मंगबरनी का मदद करने का नहीं किया तो इल्तुतमिश ने वहाँ पर उसको बात मान ली। और जब वहाँ पर बात मान ली तो जो मंगबरनी था वहाँ से चला गया, तो वहाँ पर चंगेज खां का भी आक्रमण टल गया था। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें। और फिर इसने दिल्ली में हौज ए खास का निर्माण किया, दिल्ली में हौज ए खास। हौज ए खास, ये पीसीएस का प्रश्न है, एक बार पूछा था पीसीएस में कि दिल्ली में हौज ए खास का निर्माण किसने कराया था? वो इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है, और इल्तुतमिश की जो राजधानी बनी, दिल्ली बनी थी, दिल्ली ही राजधानी थी। यह दिल्ली का वास्तविक संस्थापक है। ठीक है, भारत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो है ये आपका इल्तुतमिश ही है। ऐसा माना जाता है विद्वानों के द्वारा कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है वो आपका इल्तुतमिश माना जाता है। और इसको गुलामों का गुलाम बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम। ठीक है, गुलामों का गुलाम इसको बोला जाता है।
हमने आप लोगों को बहुत सारी बातें इल्तुतमिश के बारे में बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में भी पीछे बताया, बचे हैं बलबन, रजिया सुल्तान, इन लोगों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अगर इसमें प्रश्नों में आ जाएगा तो बात कर लिया जाएगा, नहीं तो फिर हम लोग आगे भी जो प्रश्न बनाया जाएगा उसमें हम लोग बात करते रहेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए। इल्तुतमिश के बारे में हमने आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई, और जो थ्योरी है उसको हम लोग इतिहास में पढ़ा जाएगा, ठीक है। और इतनी सारी बातें आप लोग नोट डाउन करते रहिए और नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है कि दिल्ली के सुल्तानों में किस एक को सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की गई थी? सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की गई थी, कौन सा शासक है? तो आप इस तरह से देखिए कि जो पहला जो यह उपाधि जो है यह आपका पहला मुस्लिम शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी भारत में, ठीक है। वो कौन है? इल्तुतमिश है, ठीक है। इल्तुतमिश जो पहला सुल्तान है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, और किसने दिया था? खलीफा ने दिया था। बगदाद के खलीफा ने सुल्तान आजम की उपाधि इल्तुतमिश को दिया था, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और बाकी अलाउद्दीन खिलजी हैं, नसीरुद्दीन महमूद है, गयासुद्दीन तुगलक है, ये 3 शासक बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, ठीक है। इनके बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा, इतिहास में पढ़ा जाएगा। और मध्यकाल पे ही पूरा आप देखेंगे कि मध्यकाल में जो दिल्ली सल्तनत है उसका इतिहास ही पूरा एकदम इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये उसको पढ़ा जाएगा ना तो आपको ऐसी ऐसी घटनाएँ देखने को मिलेंगी वहाँ पर कि अभी आपको भी बहुत ही मज़ा आएगा उसमें, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट डाउन करते चले। सुल्तान आजम किसे बोला जाता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था दिल्ली का जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक मानव निर्मित झील है? कौन एक मानव निर्मित झील है, ठीक है। यानी कि अगर हम लिख दें कि कृत्रिम झील कौन सी है, वो भी आप लोगों का मानव निर्मित माना जाएगा, ठीक है। तो कृत्रिम झील और यानी कि कोई किसी मनुष्य के द्वारा बनाया गया झील वो मानव निर्मित होता है, और कृत्रिम झील जो होता है वो भी आपका मानव निर्मित होता है। तो कौन सा झील है? कोडाई कनाल है, कोलेरू है, नैनीताल है, रेणुका है। तो इसमें से जो मानव निर्मित है वो आप लोगों का कोडाई कनाल झील है, बाकी आपके प्राकृतिक निर्मित झील है, ठीक। तो चलिए हम लोकेशन आपको बता देते हैं कि कौन से राज्य में कौन सी झील है। अगर हम कोडाई कनाल की बात करें, कोडाई कनाल झील कहाँ पर अवस्थित है? ये आपका है तमिलनाडु में, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए लोकेशन, क्योंकि लोकेशन मिलान करने के लिए भी देता है, पूछता भी है, ठीक है। कोलेरू झील, कोलेरू तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद नैनीताल तो आप जानते हैं कि उत्तराखंड में पड़ता है, तो ये झील भी आप लोगों का वहीं पड़ेगा। आप इस तरह से मत सोचिएगा कि नागपुर महाराष्ट्र में है और नागपुर का पठार आप लोगों का झारखंड में है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें थोड़ा सा भ्रम पैदा कर देती हैं कि नागपुर तो महाराष्ट्र में पड़ता है, लेकिन पठार जो है वो आपका छोटा नागपुर का पठार जो आपका झारखंड में पड़ता है। उसी तरह से नैनीताल उत्तराखंड में है, तो नैनीताल झील जो है कहीं और होगा, ऐसा कुछ नहीं, नैनीताल झील उत्तराखंड में ही है, ठीक है। तो इस तरह से कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन थोड़ा उसको आप लोग पढ़े रहेंगे ना तो आप लोगों को याद रहेगा चीज़ें, ठीक है। और गलती करते रहिए, सैकड़ों गलती करिए, 1000 गलती करिए, क्योंकि आप जब गलती करेंगे ना वो चीज़ आप कभी भूलेंगे नहीं, कभी जीवन में भूलेंगे नहीं। अगर आप कोई एग्ज़ाम में गलती करें, उसको आप लोग लाकर घर पर सही कर रहे हैं, तो वो चीज़ दोबारा कभी आपसे गलत नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसीलिए तो बोला जाता है कि गलतियाँ जो है इंसान में निखार लेकर आती हैं, ठीक है। तो आप गलती करिए, गलती से घबराइए मत, गलती हो रहा है, आंसर गलत हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, होने दीजिए। एक बार गलत होगा वो दोबारा कभी जीवन में आपसे गलत नहीं होने वाला, ठीक है। ये आप लोग एकदम आप देख लीजिए, आप ट्राई करके देखिएगा कि अगर कोई चीज़ आप लोगों से गलत हो जा रही है, वो आपको अगर आप उसको सही करेंगे तो आपको अपने जीवन में कभी वो गलत नहीं होगा आपसे, ठीक है। तो ये आपके झील हो गए, और रेणुका झील आप लोगों का हिमाचल प्रदेश में है। इस तरह से मिलान करने के लिए आता है, और लोकेशन भी पूछता है कौन सी झील किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है। आप लोग नोट डाउन करते चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र भारत के कितने राज्यों में स्थित है? देखिए कितना घुमा कर
प्रश्न बनाए जाते हैं कि एक प्रश्न को कई तरीके से बनाया जाए। इसको सीधा सीधा तो हम पूछ सकते हैं कि गोदावरी नदी भारत के कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, बात तो वही पूछा जा रहा है, ठीक है, कि गोदावरी नदी का जो जल है वो कितने राज्यों में अवस्थित है, जल ग्रहण क्षेत्र कितने राज्यों में अवस्थित है। तो इसको हम सीधा सीधा भी बोल सकते हैं कि गोदावरी नदी भारत के कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र भारत के कितने राज्यों में स्थित है। वो कितने राज्य हैं, वो आपके 7 राज्य हैं, ठीक है। यानी कि गोदावरी नदी जो है भारत के 7 राज्यों में अवस्थित है, ठीक है, 7 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर गोदावरी नदी के बारे में हम लिख देते हैं। गोदावरी नदी, अब जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी यहाँ पर आप लिख लीजिए, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है ये, ठीक है। सबसे लंबी नदी, ठीक। फिर इसके बाद देखिए गोदावरी को बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा बूढ़ी गंगा एक ही है, दक्षिण गंगा, ठीक। और दक्षिण गंगा बोला जाता है, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को बोला जाता है, ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा, वृहत गंगा, बृहत गंगा आदि नाम से भी जाना जाता है, आदि नाम से। फिर ये कहाँ से निकलती है, ये आपकी निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए। ब्रह्मगिरी पहाड़ी ये कहाँ पर है, नासिक ज़िला, नासिक ज़िला, नासिक कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, नासिक ज़िला, और कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखिए इसकी सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ, तो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं गोदावरी की, ये सारी चीज़ें फैक्ट आप लोग नोट डाउन करते चलिए, जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा, ठीक। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, ठीक है, मंजीरा, मंजीरा नदी का नाम है, और मंजीरा एक वाद्य यंत्र भी आता है, मंजीरा, पूर्णा, वेनगंगा और वर्धा, वर्धा आदि, ठीक। ये जो नदियां हैं आपकी गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ये 7 राज्यों से होकर बहती है, 7 राज्य हैं, जल ग्रहण क्षेत्र इसका 7 राज्य में है, 7 राज्य में जल ग्रहण क्षेत्र है। कौन कौन से हैं देख लीजिए, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है, एमएच हम लिख दे रहे हैं। फिर उसके बाद तेलंगाना, तेलंगाना, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद आप देखिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, एपी हम लिख दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश की बात है, ठीक है। फिर कर्नाटक, दिख रहा है, एक बार चेक कर ले। चलिए यहाँ पर हम कर्नाटक लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। कर्नाटक 7वां राज्य है, कर्नाटक, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होकर गोदावरी नदी जो है आपकी बहती है, ठीक। 7 राज्यों में जल ग्रहण क्षेत्र है इसका, ठीक है।
तो इस तरह से आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे तो आप लोगों का कोई भी प्रश्न बहकेगा नहीं। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए, बेहतरीन तरीके से बनाइए। हमने आपको गोदावरी नदी के बारे में हर एक चीज़ बताया है, सिर्फ इसकी लंबाई नहीं बताई है, ठीक है। तो अगर गोदावरी नदी की लंबाई होगी पूछेगा तो आप लोग जो सबसे ज़्यादा होगा प्रायद्वीपीय भारत में, सबसे ज़्यादा जो लंबी नदी है वो गोदावरी ही नदी है आपकी, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। निगेटिव चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, कि कौन सा कथन असत्य। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है ये, कि बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं, ठीक है। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या बोलते हैं, नदी द्रोणी कहते हैं। छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। नदी द्रोणी व जल संभर एकता के परिचायक होते हैं, ठीक है, एकता के परिचायक नहीं होते हैं। जब नदी किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रवाहित होती है तो इसे अरीय प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से हम लोगों को पता करना है कि कौन सा इसमें प्रश्न ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है। बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं, ये एकदम 100% सही है कि नदी द्रोणी कहा जाता है जो बड़ी नदियाँ हैं उसके जलग्रहण क्षेत्र को। छोटी नदियों और नालों द्वारा पाए क्षेत्र को जल संभर, ये भी आप लोगों का सही है। नदी द्रोणी व जल संभर एकता के परिचायक नहीं होते हैं, ये एकता के परिचायक होते हैं, ठीक है। नदी द्रोणी व जल संभर जो हैं वो एकता के परिचायक होते हैं। यही ऑप्शन आप लोगों का गलत है, ठीक है। ये ऑप्शन आप लोगों का असत्य है, क्योंकि वो नदी द्रोणी इसमें नहीं लिखा है, ये नहीं है, यहाँ पर जो है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि नदी द्रोणी जल संभर एकता के परिचायक होते हैं। और जब नदी किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रवाहित होती है, मान चलिए कि ये पर्वत हो गया, ठीक, यहाँ से पर्वत हो गया, तो यहाँ से कोई नदी निकली, यहाँ से नदी निकली, ढलान हुआ, यहाँ से नदी निकली और ये निकली और यहाँ से निकल इधर बह गई, फिर इधर आ गई और इस तरह से चारों दिशाओं में इस तरह से बहती हुई चल गई। ये एक धारा आप लोगों का बन गया, ये धारा इस तरह से। तो इसको क्या बोलते हैं, अरीय प्रतिरूप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अरीय प्रतिरूप, अरीय प्रतिरूप इसको बोला जाता है। तो यानी कि ये भी ऑप्शन आप लोगों का सही है कि जब नदी किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रवाहित होती है तो इसे अरीय प्रतिरूप बोला जाता है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा आप लोग लगाते रहेंगे तो आप लोगों का जो नॉलेज है, सोचने समझने की क्षमता है, वो भी ज़्यादा विकसित होगा, ठीक है। तो आप नोट्स बनाते चलिए, नोट डाउन करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक। इस शब्द का हमेशा ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें एक तरफ क्रांति दिया है और इससे उत्पादन संबंधी चीज़ें दिया गया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें आप लोगों को पता लगाना है कि रजत क्रांति अंडा और मुर्गी पालन, गुलाबी क्रांति आलू उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। तो कुछ नहीं, तो आप लोग तो जानते होंगे कि रजत क्रांति जो है अंडा और मुर्गी पालन से है, गुलाबी क्रांति आप लोगों का आलू उत्पादन से नहीं है, यही आपका झींगा मछली उत्पादन से है। यही ऑप्शन आप लोगों का गलत है। भूरी क्रांति उर्वरक से है, पीली क्रांति आपका तिलहन से है, ठीक है। हम गुलाबी लिख दे रहे हैं, गुलाबी क्रांति, ठीक है। किससे संबंधित है, झींगा मछली उत्पादन से, झींगा मछली उत्पादन, ठीक है। और अगर आलू उत्पादन की हम बात करें तो ये राउंड क्रांति में आता है, ठीक है। राउंड क्रांति का संबंध जो है आलू उत्पादन से है, ठीक है, आलू उत्पादन, ठीक। इस तरह की चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्रांतियों से आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो मिलान करने के लिए दे देगा या तो कूट की सहायता से हल करने के लिए दे देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है, ठीक है। नेगेटिव चीज़ें हमेशा ध्यान में रखिए, दिमाग में रखिए कि क्या पूछा जा रहा है, नहीं तो आप लोगों का प्रश्न हमेशा गलत होगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा नहीं है, कोरोंडम, फिर उसका फेल्सपार, सिल्वेनाइट, क्रायोलाइट। इन चार ऑप्शन में कौन सा जो एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है, ये आपका सिल्वेनाइट। सिल्वेनाइट जो है आपका सोना का अयस्क है, ठीक है। चलिए अयस्कों के बारे में आप लोग लिख लीजिए, प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं अयस्कों से। तो हम पहले एल्यूमिनियम के लिखते हैं,
एल्यूमिनियम। ठीक, ये एल्यूमिनियम हमने लिख दिया, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कोरंडम, फेल्सपार, फेल्सपार, क्रायोलाइट, ठीक है, बॉक्साइट, बॉक्साइट भी वाला एल्यूमिनियम का ही है। ठीक है यस। फिर इसके बाद आप देखिए एल्यूनाइट, एल्यूनाइट, एल्यूनाइट। फिर इसके बाद है कायोलिन, काओलिन, ये आपके एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। फिर सोना का देखिए, सोना, इसका जो रासायनिक नाम है एयू बोला जाता है, अरम। ठीक है, अरम बोला जाता है, गोल्ड को सोना बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, सोना को इंग्लिश में गोल्ड बोला जाता है। और रसायन में अगर रासायनिक नाम बताएं तो एयू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एयू, स्मॉल यू होता है। देखिए केमिस्ट्री में रासायनिक नाम में स्मॉल और कैपिटल का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, एयू इसको बोला जाता है अरम। ठीक, एल्यूमिनियम एल, इसको एल्यूमिनियम बोला जाता है एल को। तो एक कैपिटल रहेगा, स्मॉल एल रहेगा। अगर कैपिटल एल लिख दिए तो वो ऑप्शन आप लोग आपका वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर एयू में यू अगर कैपिटल लिख दिए तो वो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कि सोना जो है काल्वेनाइट, काल्वेराइट ना है, काल्वेराइट। फिर उसके बाद सिल्वेनाइट, सिल्वेनाइट। तो इस तरह से चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए। और अयस्कों से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा अयस्क किसका है। सोना चांदी का भी, हीरा का भी अयस्क पूछा जाता है, कार्बन का प्रतिरूप पूछा जाता है, एल्यूमिनियम का, निकिल का, इस तरह से बहुत सारे धातु हैं उनके अयस्कों के बारे में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर सूची बनाना चाहें तो आप लोग उसको नोट्स में अपना लिखिए, सारे जो तत्व हैं उनके अयस्कों को। नहीं तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी जाएंगी। ठीक है, अगर आप लोगों को अगर PDF फाइल चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर अपने सुझाव दीजिए। और अगर किसी को कोई परेशानी हो रही है, पढ़ाई लिखाई में किसी भी चीज़ की परेशानी हो रही है, तो वो अपना जो परेशानी है, अगर उसको कोई नंबर चाहिए, पर्सनल कांटेक्ट नंबर चाहिए, अगर आप संस्था में बात करना चाहते हैं किसी से, तो वहाँ पर भी वो चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएंगी, अगर आप लोग सहयोग प्रदान करते रहें। ठीक है, और तो इस तरह से चीज़ें अगर आप करेंगे, आप लोग सहयोग प्रदान करेंगे, तो हम लोग और भी ज़्यादा मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे, जिससे आप लोगों का जो पढ़ाई है उसको एक सुदृढ़ता मिलेगी। और अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन सही तरीके से करिए, तभी जाकर वो पढ़ाई आप लोगों की सफल होगी। नहीं तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नहीं तो टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है कि जब हम लोग सफल ही पढ़ते रहे और फिर उसके बाद सफल ही नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं है। या तो आप कुछ करते रहिए, या तो अपने जीवन में कुछ करिए, या तो आप सिर्फ पढ़ाई करिए तो बेहतरीन तरीके से करिए। ठीक, नोट्स बनाइए और नोट्स को एकदम बेहतरीन तरीके से बनाइए। ठीक है, तो वो आप लोगों का आखिरी प्रश्न था इस श्रृंखला का। तो उम्मीद करते हैं कि यह श्रृंखला आप लोगों को पसंद आती होगी। आप लोग नोट्स बनाते रहें, इस श्रृंखला के जितने भी प्रश्न हैं आप लोगों को प्रत्येक एग्ज़ाम में मदद करेंगे। और इस श्रृंखला को स्पेशली आप देखेंगे कि समीक्षा अधिकारी 4 फरवरी की जो 2024 की डेट है उसके लिए बनाया जा रहा है। और ऐसा कोशिश किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा कि 70 से 80% जो प्रश्न हैं वो आपके GS श्रृंखला से मिले। और जो आप लोगों को सिलेक्शन है वो 70 से 80% जो हो कि वो आप लोगों का हो जाए। ठीक है, और पढ़ना आपको है, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को चीज़ें आने वाली नहीं हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आएगा और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, तो अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, अपने माता पिता घर वालों का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए धन्यवाद।